वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। आज हमारा प्रयास है कि जो बजट है भारत सरकार का, उस बजट को हम लोग एक बार देखेंगे। इस बजट में बहुत सारी बातें लिखी हुई होती है, जो हमारा इंपॉर्टेंट एरिया होगा हम उसे फोकस करेंगे ताकि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सके और याद कर सके। तो ये जो बजट है, बजट में क्या क्या बातें कही गई है उसमें हम लोग आते हैं। देखिए, तो जो हमारी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है, उन्होंने 1 फरवरी को बजट पेश किया है, सब आपको पता ही है ना। तो वो जो बजट है, उस बजट के बारे में उन्होंने जो एक वाक्य से शुरू किया था, वो तमिल कवि एक और वहां के नाटककार है, उनका नाम है गुरुजारा अप्पा राव। उन्हीं के एक प्रसिद्ध कथन है ना, कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि उसके लोगों से है ना। इसी कथन के साथ उन्होंने इस बजट की शुरुआत की थी और ये बजट बहुत सुधारात्मक बजट माना भी जाता है, बहुत अच्छा ये बजट है। इस बजट में है ना, भारत जो लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य है हमारा, इस बजट का जो लक्ष्य है सबका विकास के लक्ष्य को इसमें ध्यान में रखा गया है। और इसी सबका विकास को लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जो संतुलित विकास है, इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया है कि सबका संतुलित रूप से विकास किया जा सके। इस बजट में जो है विकसित भारत के 6 सिद्धांत बताए गए हैं, है ना। 6 सिद्धांतों के बारे में मैं आपको आगे अगली स्लाइड में बताता हूं। विकसित भारत के 6 सिद्धांत है। विकसित भारत का जो लक्ष्य है हमारा 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है। इसके 6 सिद्धांत यहाँ इस बजट में शुरू किए गए हैं। तो इसमें क्या है बातें, उसको हम बताते हैं। तो जो विकसित भारत के 6 सिद्धांत हैं, उसको आप ध्यान से याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। देखिए, पहला मैं आपको याद करने का एक तरीका बता रहा हूं, जैसे गरीबी। पहला इसमें बात कहा गया गरीबी से मुक्ति। दूसरा बात किया गया है शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है इसको फोकस किया जाएगा, तभी देश विकास कर सकता है। तीसरा है जो स्वास्थ्य है ना। चौथा इसमें देखिएगा रोजगार की, स्किल्ड और रोजगार की बात कही गई है। पांचवा इसमें जो बात कहा गया है वो महिला है, और छठा इसमें बात किया गया वो किसानों के बारे में, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, विकसित भारत के जो 6 सिद्धांत है वो यहाँ पे बताए गए हैं। आपको याद करना है गरीबी से, दूसरा जो चीज है वो है हमारा शिक्षा है। तीसरा जो जरूरी होता है वो स्वास्थ्य जरूरी होता है। चौथा जो इसमें फोकस किया गया रोजगार चाहिए सबको, फिर इसमें महिलाओं के भी ध्यान में रखा गया, और छठा जो इसमें बात कहा गया है वो है किसानों की। ये 6 सिद्धांत होंगे जो हमारे देश को विकसित कर सकते हैं, और विकसित भारत की जो रूपरेखा है यहीं से शुरुआत कर दी गई है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, एग्जैक्ट लाइन आप इसको याद रखिएगा। ये जो 6 सिद्धांत है आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में इसको पूछा जाता है, पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। बजट से क्वेश्चन आएगा तो पुराना ट्रेडिशनल तरीका कुछ और, इस बार का क्वेश्चन इससे हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट आप इसमें देखिएगा कि जो हमारा बजट है, इसमें विकास के जो उपाय बताए गए हैं 10, है ना, 10 उपाय बताए गए हैं, है ना। इसमें आप देखिएगा 10 व्यापक क्षेत्रों तक भी बजट हमारा फैला हुआ है। उस जो व्यापक क्षेत्र है इसको हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि ये बहुत सारा डाटा आपको याद करना मुश्किल होगा, 10 चीजें याद करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये 10 जो है व्यापक क्षेत्र है जहां पे बजट हमारा पूरी तरह से फोकस है, तो उसको हम आगे बताते हैं, है ना। नेक्स्ट जो हमारा इसको आप ऐसे ही देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जहां है इंपॉर्टेंट वो ये है। देखिए, जो हमारा बजट है उसमें बहुत सारे सुधार के बारे में बातें कही गई है, जिसमें पहला सुधार था टैक्सेशन का जो टैक्स का स्लैब है उसको नया बनाया गया। आप सबने सुना गया होगा कि 12 लाख तक का जो इनकम है उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है, ठीक है। तो सारी दूसरा है एनर्जी सेक्टर, इसमें परमाणु एनर्जी की बातें कही गई। शहरी विकास से संबंधित जो है अर्बन चैलेंज फंड इसको बनाया गया। खनन को भी ध्यान में रखा गया है। वित्तीय क्षेत्रों में सुधार की बात कही गई है, और जो विनियामक सुधार है, रेगुलेटरी सुधार है, उसको भी ध्यान इसमें रखा गया है। तो जो हमारा बजट है इसमें सुधार के जो है हमारा 6, है ना, सुधार के जो हमारा 6 क्षेत्र इसमें बताए गए हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें सुधार किया जाएगा। तो परिवर्तनकारी जो सुधार के क्षेत्र हैं 6 क्षेत्र, इसमें आप आगे बजट में इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए, विकसित भारत का जो यात्रा होगा उस यात्रा के लिए 4 इंजन बनाए गए हैं। 4 इंजन कौन कौन से हैं? तो पहला आप देखिएगा, तो पहला कृषि पे फोकस है। दूसरा एमएसएमई सेक्टर पे फोकस है। तीसरा सेक्टर आप देखिएगा तो होगा निवेश पे फोकस होगा, और चौथा जो सेक्टर इसमें है वो निर्यात। तो जो विकसित भारत के जो 4 इंजन है, वो ये चारों इंजन यहाँ पे है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विकसित भारत के जो इंजन है वो कौन कौन से हैं। 4 इंजन के बारे में आप एग्जैक्ट ध्यान रखना, है ना।
कृषि है, एमएसएमई सेक्टर है, इन्वेस्टमेंट है और एक्सपोर्ट है ना, इसको ज्यादा फोकस इंजन बनाया गया है जो हमारे देश को विकसित भारत में आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये बातें होंगी। नेक्स्ट जो आप देखेंगे नेक्स्ट आप देखिएगा, विकसित भारत की यात्रा के 4 शक्तिशाली इंजन मैंने बता दी ना। इसकी जो बजट की जो दार्शनिक आधारशिला है वो है पहला सुधार जो उसका ईंधन है, वो इंजन 4 है, ईंधन है सुधार, है ना। हर चीज हर सेक्टर में सुधार की बातें इसमें कही गई है। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा जो इसका है मार्गदर्शक प्रेरणा, वो है समावेशिता, इंक्लूसिवनेस, है ना, सबको साथ लेके चलने वाला है। और जो हमारा टारगेट है वो है विकसित भारत। तो ये जो बजट ही है विकसित भारत के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसी को अचीव करने की सारी बातें इसमें बताई गई है, तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। अब हम जो विकसित भारत का पहला इंजन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला इंजन में देखिएगा, पहला इंजन है हमारा कौन सा, मैंने एग्रीकल्चर बताया था कि भारत का जो विकसित भारत का पहला इंजन जो है केंद्रीय बजट का, वो है इंजन जो कृषि है। तो कृषि के बारे में अब थोड़ा सा देखिए इस बजट में एक नया स्कीम शुरू किया गया है, वो है प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना। तो इसको आप ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना। ये जो प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना है वहां से शुरू किया जाएगा, वैसे जिलों में शुरू किया जाएगा, वैसे 100 जिलों में शुरू किया जाएगा जिसका जो उत्पादकता है बहुत कम है ना, जो फसल की बुआई है बहुत कम है, और जो है ना वहां पे जो उत्पादन है बहुत ज्यादा कम होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना की शुरुआत की गई है। तो है ना, इसमें इसका लक्ष्य है, जो इसका लक्ष्य बताया गया है कि भाई कृषि उत्पादकता है, कृषि उत्पादकता में हम वृद्धि करेंगे, है ना। सबसे ज्यादा है कि प्रोडक्टिविटी, एक होता है उत्पादन और एक होता है उत्पादकता। तो इसमें कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने की बात कही गई है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। दूसरा है ना, फसल में डाइवर्सिटी हो, फसल विविधता हो, और दूसरा सतत कृषि पद्धतियों को इसमें अपनाने जाने की बात कही गई है ना। इसमें भंडारण की सुविधा की बात कही गई है, इसमें सिंचाई की सुविधा की बात कही गई है, इसमें किसानों को ऋण देने की बात कही गई है। इसका जो फायदा होगा लगभग 1.7 करोड़ किसानों को इससे फायदा होगा। जो प्रधानमंत्री है ना, जो धन्य धान कृषि योजना है, इसका फोकस जो है कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल की जो विविधता है ना, सतत कृषि पद्धति को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण की सुविधा करना, सिंचाई की उपलब्धता है ना में सुधार करना, है ना, ऋण की व्यवस्था करना, है ना, किसानों के लिए, और 1.7 करोड़ किसानों को इससे लाभ होगा। तो ये आप इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट जब आप देखिएगा तो ये है ना, ग्रामीण संपन्नता अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम। ये जो बजट में दूसरा जो कार्यक्रम शुरू किया गया है ना, ग्रामीण संपन्नता अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम। ये जो है आपका, इसको देखिएगा, ये जो राज्य हैं, जो हमारे देश के स्टेट्स हैं, स्टेट की भागीदारी से इसको बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, है ना। इसमें जो है पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा और उनके डेवलपमेंट का काम शुरू किया जाएगा। तो इसको आपको, इसमें क्या क्या बातें होंगी हम इसको आगे देखते हैं। ठीक है, इस कार्यक्रम को ध्यान रखिएगा। इस कार्यक्रम का जो प्रमुख लक्ष्य होगा, ग्रामीण महिलाओं को, है ना, ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यम विकास, रोजगार और वित्तीय स्वतंत्रता, महिलाओं को फोकस किया गया इसमें, है ना। युवा किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और व्यवसायों के नए अवसर। आज हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, उसी को ध्यान में रखते हुए इसको रोजगार और व्यवसाय के लिए नया अवसर शुरू किया गया है ना। छोटे और सीमांत किसान है, जो हमारे देश में किसान है उसमें लगभग 85% आप देखिएगा छोटे और सीमांत किसान ही है, तो उनको भी ध्यान में रखा गया है। उनके लिए उत्पादकता में उनको वृद्धि करना और भंडारण में सुधार करना। इसके बाद इसमें बोला गया है जो भूमिहीन परिवार होगा उसके लिए आय के अलग अलग स्रोत, है ना, क्रिएट किए जाएंगे। तो ये जो आपका है ग्रामीण संपन्नता अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम, इसमें कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जो राज्यों के सहयोग से शुरू किया जाएगा और उस क्षेत्र में शुरू किया जाएगा जिस क्षेत्र में जो 100 सबसे पिछड़े हुए जो कृषि उत्पादकता वाले जो जिले हैं वहां पे इसको शुरू किया जाएगा। तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट इसमें आप देखिएगा कि भारत के जो बजट है, इस बजट में जो दलहन है ना, दलहन का जो उत्पादन है ना, उसमें आत्मनिर्भर बनने की बात कही गई है। ये 6 वर्षीय एक मिशन है, ये 6 वर्षीय एक मिशन शुरू किया जाएगा, है ना, दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना। और इसमें मेन फोकस जो किया गया है वो है तूर, मतलब अरहर, उड़द
और मसूर के दाल पे इसमें फोकस किया जाएगा। आज भी भारत की बड़ी जनसंख्या शाकाहारी है और अपने मेन जो भोजन है उसमें शाकाहार का यूज करते हैं। उसमें जो प्रोटीन का स्रोत होता है वो दाल होता है। तो दाल हमारे यहाँ आत्मनिर्भर हम लोग नहीं है, विदेशों से मंगाना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो है ना दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय अभियान शुरू किया है और इसमें 3 दलहन को ज्यादा फोकस किया गया है, जिसमें अरहर यानी तूर है, दूसरा है उड़द है और तीसरा मसूर है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा, इसको याद करना होगा, है ना। इसके लिए है ना क्या क्या बातें सरकार ने कही है बजट में, उसको हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इसके लिए जो फोकस किया गया है, क्या क्या सरकार फोकस करके काम करेगी, उसमें है जलवायु अनुकूल बीजों का निर्माण करना। देखिए सबसे बड़ा क्या है कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा गिर रहा है दलहन का। जैसे हम लोग भी किसान परिवार से हैं तो फील किए हैं कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से दाल का जो पैदावार है बहुत ज्यादा गिर रहा है। तो जलवायु अनुकूल जो है ना बीजों का निर्माण किया जाएगा, विकास किया जाएगा और उसका उपलब्धता सुनिश्चित किया जाएगा। प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि करना, उत्पादकता प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, भंडारण और प्रबंधन की सुविधा करना, है ना, और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। तो ये सारी चीजें जो है शुरू की गई है। जो दाल के लिए 6 वर्षीय योजना है जिसमें आत्मनिर्भर बनने की बात है, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो होगा हमारा वो ये है मखाना बोर्ड बिहार। देखिए जो मखाना बोर्ड है बिहार में बनाने की बारे में बात कही गई है। मखाना बोर्ड के अभी घोषणा नहीं है, 2-3 जगहों पे, कहीं पूर्णिया बात चल रहा है तो कहीं दरभंगा के बारे में बातें चल रही है। तो अभी एग्जैक्ट घोषणा नहीं हुई है कि कहाँ इसका मखाना बोर्ड बनेगा, लेकिन इस बजट में घोषणा है कि बिहार में मखाना बोर्ड का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि मखाना का अधिकांश भाग 80-90% के अप्रोक्स भाग जो है बिहार से उत्पादन होता है ना। तो इसलिए मखाना बोर्ड बिहार में बनाया जा रहा है ना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इससे मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, मूल्य संवर्धन और विपणन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें मेंस से भी क्वेश्चन आ चुका है और इसमें आने की भी संभावना है। जो आपका 71 मेंस होगा उसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिए। खैर अभी तत्काल प्रीलिम्स के लिए इसको ध्यान रखना है ना, अभी मेंस के लिए ध्यान लोग अलग से बता देंगे आपको। नेक्स्ट जो है आपका राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। देखिए हमारी जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है उसके लिए सबसे बड़ी समस्या सरकार के सामने क्रिएट है कि जो उनकी जो फीडिंग है, उसको भोजन की जरूरत कैसे पूरा किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय उच्च पैदावार मिशन की शुरुआत की गई है। इसमें जो है अनुसंधान सबसे पहले है ना, वो अनुसंधान किया जाएगा। बिना रिसर्च का तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, तो अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसमें जो उच्च पैदावार वाली फसलें हैं, कीट प्रतिरोधी फसलें हैं, जलवायु अनुकूल बीज है, इसका विकास किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो है जी 2024 जुलाई 2024 से जारी किसानों की वाणिज्यिक उपलब्धता। ठीक है, इसको आप एक बार ध्यान रखिएगा। उच्च पैदावार बीज मिशन जो है सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा। है अच्छे किस्म के बीज बनाना, है ना, प्रोडक्टिविटी उसका ज्यादा अच्छा हो, कीट प्रतिरोधी है, क्योंकि कीट भी बीजों को, ये फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसी को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, कपास के लिए 5 वर्षीय मिशन लॉन्च किया गया है ना। इस कपास में क्या है कि लंबे रेशे वाली कपास का है किस्मों को बढ़ावा देना। हमारे यहाँ पे जो है छोटे रेशे वाली कपास से ज्यादा होती है, इसलिए लंबे रेशे वाली कपास पे इसमें फोकस किया गया है। ठीक है ना। इसका जो गुणवत्तापूर्ण जो कपास है इसकी निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने की बातें कही गई है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें आप देखिएगा कि मत्स्य जो है, मछली है, इस पे भी फोकस किया गया। मत्स्य उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पे है, बजट में कहा गया है। पहले स्थान पे इसमें चीन है। ठीक है, तो इसमें जो है इसी के बारे में बताया गया है कि जो जलीय कृषि उत्पादकता बढ़ाए रखने में सहायक सिद्ध किया जाएगा और जलीय जो मत्स्य उत्पादन है इसको फोकस किया जाएगा। तो ये आप एक बार थोड़ा सा ध्यान इसको रख लेना है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संशोधित ब्याज योजना, इसको आप देखिए। किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में KCC
है ना, केसीसी बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, है ना। इसकी जो सीमा है 5 लाख कर दी गई है। पहले 3 लाख इसकी जो सीमा थी। किसान क्रेडिट कार्ड है क्या, किसानों को भी अल्प समय के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो किसान क्या करते हैं कि गांव से ब्याज हाई इंटरेस्ट रेट पे साहूकारों से या जो सूदखोर होते हैं वैसे लोगों से पैसा उठाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, है ना, हमारे देश में जो केसीसी है इसकी शुरुआत जो हुई थी 1998 में। उस समय जो वित्त मंत्री थे हमारे देश के, है ना, यशवंत सिन्हा द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। केसीसी कार्ड जो है इसके बारे में जो सिफारिश किया था वो नाबार्ड ने इसके बारे में सिफारिश किया था कि भारत में किसानों को केसीसी कार्ड दिया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो है किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया 1998 से। ठीक है, अब इसकी जो सीमा है उसमें आप लोन उठाने की जो सीमा है, आप क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है। इससे लगभग 7.7 करोड़ किसान जो है ना लाभान्वित होंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है यूरिया संयंत्र। यूरिया संयंत्र जो है नामरूप जो असम है वहां पे लगाने की बात कही गई है। तो ये आप याद रखने के लिए रख सकते हैं कि नामरूप में यूरिया संयंत्र को लगाने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये जो एग्रीकल्चर पहला इंजन था, एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित सारी बातें जो बजट में मेन कही गई थी मैंने आपको बता दी। एक बार इसको अच्छे से आप देख लेना, है ना। दूसरा जो इंजन है वो इंजन है आपका एमएसएमई, है ना। एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए और हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रहा है। बजट में एमएसएमई के योगदान के बारे में सराहना की गई है। तो एमएसएमई जो भारत का निर्यात है उसमें लगभग 45% निर्यात में योगदान देता है और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसमें लगभग 36% योगदान एमएसएमई सेक्टर का है। और रोजगार में क्रिएशन में भी ये बहुत अधिक योगदान देता है। लगभग जो है 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार ये देता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा है कि एमएसएमई सेक्टर को हम फोकस में रखते हैं और जो विकास का इंजन दूसरा इंजन है वो है हमारा एमएसएमई सेक्टर, है ना। इसमें जो क्या किया गया है कि जो एमएसएमई की जो परिभाषा है या जो एमएसएमई की क्लासिफिकेशन है उसमें थोड़ी सी चेंजेस किए गए हैं। एमएसएमई की क्लासिफिकेशन में चेंजेस किए गए हैं। मैं यहाँ पे एक आपको चार्ट बना देता हूं, उसको आप ध्यान रखना, है ना। इसको जो एमएसएमई का क्लासिफिकेशन है उसको ऐसे समझेंगे आप। एक तरफ आप इसको लिख सकते हैं निवेश, है ना, सीआर में, करोड़ में। दूसरा है टर्नओवर, है ना, टर्नओवर जो है, ठीक है, इसको रखा गया है। इसमें आप मान लीजिए माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, है ना। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो इंटरप्राइजेस है उसके बारे में कैसे चेंजेस किए गए हैं उसको हम देख लेते हैं। तो जो माइक्रो सूक्ष्म उद्योग जो कहे जाएंगे वो सूक्ष्म उद्योग उसे कहा जाएगा जिसमें जो इन्वेस्टमेंट है 2.5 सीआर है और जो आपका टर्नओवर है वो 10 सीआर। 2.5 सीआर का निवेश हो, है ना, करोड़ का निवेश हो, 10 करोड़ का टर्नओवर हो, तो ऐसे वैसे जो उद्योग हैं उनको कहा जाएगा सूक्ष्म उद्योग यानी माइक्रो। दूसरा है, आप देखिएगा, स्मॉल इंटरप्राइजेस, है ना। तो स्मॉल उसको कहा जाएगा अगर उसमें 25 करोड़ का तक का निवेश हो और उसमें लगभग 100 करोड़ तक का उसका टर्नओवर हो तो इसको कहा जाएगा स्मॉल। मीडियम की भी परिभाषा चेंज की गई है। मीडियम में जो है 125 करोड़ का निवेश हो और इसमें 500 करोड़ का अगर उसका टर्नओवर हो तो इसको कहा जाएगा आपका मीडियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वीवीआई इसको लगा के आप समझ सकते हो, याद कर लेना कि एमएसएमई की परिभाषा चेंज हुई है। मैं स्मॉल जो है 2.5, और याद करने की मैं तरीका बता दूं, 2.5 और 10, है ना। 2.5 उसका निवेश है और टर्नओवर 10 सीआर है। और दूसरा है स्मॉल है, तो स्मॉल का जो निवेश है 25 है और उसका टर्नओवर 100 है। और मीडियम है वो 125 है, उसका टर्नओवर 500 करोड़ है। तो इसको कहा गया है एमएसएमई, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्लासिफिकेशन चेंज किया गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, है ना। ये उसी के बारे में है, थोड़ा सा लिखा कि वो चार्ट याद रखिएगा, सब याद हो जाएगा, ठीक है। एक और बात, जो एमएसएमई सेक्टर है इसको ऋण देने के लिए भी कुछ बातें कही गई है ना। देखिए, जो एमएसएमई है इसमें जो सूक्ष्म लघु उद्यम है उसके लिए 10 सीआर
है ना। 10 करोड़ का ऋण देने की बात, ऋण गारंटी कवर दिया गया है। स्टार्टअप्स के लिए जो ऋण गारंटी कवर है 20 करोड़ है, एमएसएमई के लिए, सॉरी सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए, एमएस के लिए 10 करोड़, इसके लिए 20 करोड़, है ना। और निर्यातक एमएसएमई जो जो एक्सपोर्ट करते हैं एमएसएमई सेक्टर, उसके लिए 20 करोड़ का, है ना, ऋण देने की बात कही गई है। तो इसके लिए ऋण भी अलग से उपलब्ध कराया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो मीडियम मीडियम, है ना, ये ऋण गारंटी कवर इनको दिया गया है, तो आप एक बार इसको देख सकते हैं ना। नेक्स्ट आप देखिएगा, विशेष विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड, है ना। देखिए ये तो क्रेडिट कार्ड एमएसएमई सेक्टर के लिए भी बताया गया है, विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड भी शुरू किया गया है, जिसमें उद्यम सरकार का जो उद्यम पोर्टल होता है, अगर उस पर कोई पंजीकृत उद्यम है तो उसके लिए 5 लाख रुपए तक की सीमा का क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा, है ना। 5 लाख, ध्यान रखिएगा, केसीसी कार्ड का भी सीमा 5 लाख कर दिया गया है और यहाँ भी 5 लाख किया गया है। कंफ्यूजन बच्चे क्या करते हैं कि ये जो 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी होंगे तो इसको इससे मिसमैच कर देते हैं, तो इधर उधर नहीं करना है आपको। 5 लाख क्रेडिट कार्ड जो है ना, विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड सूक्ष्म उद्यमों के लिए जारी किया जाएगा, सूक्ष्म उद्यम के लिए, और केसीसी के लिए भी 5 लाख सीमा है, 300 लाख से बढ़ा करके, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, है ना। महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू किया जाएगा। देखिए, महिला, एससी और एसटी के लिए नई योजना, पहले से स्टैंड अप इंडिया चल ही रहा था, एक अलग सी एक योजना जो है उसको शुरू किया जाएगा, जिसमें जो 5 लाख है, 5 लाख उद्यमियों को इसमें लाभ मिलेगा, और इसके लिए 5 वर्षों में 2 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। स्टैंड अप इंडिया से ये अलग है ना। स्टैंड अप इंडिया महिला और एससी एसटी के लिए शुरू किया गया था, इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें जो आपका है 2 करोड़ तक का इनको सावधिक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी चीजें आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता प्रबंधन संस्थान की स्थापना। ये बिहार में किया जाएगा, बिहार से रिलेटेड है। मैंने आज भी इसको सर्च किया था, अभी स्थान की घोषणा नहीं हुई है। ये कहाँ स्थापित किया जाएगा इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है, तो इसको ध्यान रखना। एक और चीज है, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी, इसमें राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना इसके अंतर्गत भी की जाएगी, तो इसको ध्यान रखिए। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन जो है, ठीक है, इसको मेक इन इंडिया के तर्ज पे आगे बढ़ाया जाएगा। मेक इन इंडिया के बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूं। मेक इन इंडिया है क्या, देखिए, जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है, मेक इन इंडिया, ठीक है, ये जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत विजनरी कार्यक्रम था। उन्होंने इसको 25 सितंबर 2014 को शुरू किया था। इसका उद्देश्य था जो है भारत को विनिर्माण हब बनाने के लिए इसको शुरू किया गया था। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम ये था, है ना। इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन को आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसको मेक इन इंडिया के तर्ज पे ही लॉन्च किया गया है, तो इसको देखिएगा। इसमें जो है राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन में, है ना, ये जो 5 प्रमुख क्षेत्र शामिल होंगे। एक तो व्यवसाय करने की सुगमता हो, इज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हो, है ना, लागत में कमी हो, जो डिमांड, है ना, डिमांड आधारित रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, है ना। एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाया जाएगा, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता होगी और गुणवत्ता युक्त उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। तो ये जो विकास आपका बजट का जो दूसरा इंजन था, जिसमें एमएसएमई का फोकस था, उस एमएसएमई का, है ना, एमएसएमई का फोकस था, वो दूसरा इंजन कंप्लीट हुआ, है ना। तो आप इसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से। अब तीसरा इंजन यहाँ पे निवेश के बारे में कहा गया है, इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा गया। तीसरा जो है इंजन है इन्वेस्टमेंट है। तो इसके बारे में क्या कही गई है कि जो सरकार जो है इन्वेस्टमेंट जो है, इसमें लोगों में इन्वेस्टमेंट करेगी, अर्थव्यवस्थाओं में इन्वेस्टमेंट करेगी और नवाचार में निवेश। लोगों में निवेश का मतलब है लोगों को स्किल्ड करना, एजुकेशन देना, उनको एक अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करना, है ना। अर्थव्यवस्था में निवेश का मतलब है कि फैक्ट्री लगाना, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना, इसके लिए। और नवाचार में निवेश है कि नया नया इनोवेशन, इनोवेटिव आइडिया को विकसित करने के लिए इसको शुरू किया गया है ना। तो वही चीज है, तीसरा इंजन निवेश है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें क्या क्या बातें हैं आगे हम देखते हैं। देखिए, इसमें प्रमुख घोषणाएं क्या की गई है। पहला है नवाचार एवं शिक्षा। इसमें देखिएगा,
कि जो अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। ये मैं सच में बोलूं, बहुत सारे बजटों से मैं देखते आ रहा हूं, ये अटल टिकरिंग लैब जो है बहुत पुराना है ना। इसके बारे में मैं थोड़ी सी बातें आपको मैं बता दूं। जो अटल टिकरिंग लैब है ये कैसे स्थापित किया गया, तो ये आप मिशन सुने होंगे, AIM, अटल इनोवेशन अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन जो है इसकी शुरुआत नीति आयोग ने की थी, नीति आयोग द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इसी अटल इनोवेशन मिशन की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 16 फरवरी 2016 को, है ना। इसकी जो शुरुआत हुई थी 16 फरवरी 2016 को हुई थी। और इसी के तहत जो है अटल टिकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे। और जो उसमें बच्चों की सीखने की क्षमता है, हमारे देश में क्या है कि अभी भी रटा रटंत वाली जो मेथड है वो ज्यादा काम करती है। हम लोग भी प्रैक्टिकल के नाम पर वैसा कुछ करते नहीं है। उसी सबको एक इनोवेटिव चीजों को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के तर्ज पर ये जो अटल टिकरिंग लैब 50,000 स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य होगा बच्चों में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना, सीखने की क्षमता को बढ़ावा देना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, अगले 5 वर्षों में स्थापित किया जाएगा। ये अटल इनोवेशन मिशन के तहत होगा। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग की पहल है और ये 2016 में शुरू की गई थी। तो इसको आप देखिएगा, है ना। 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, है ना। इसका शिक्षा हेतु AI आधारित उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। भारतीय भाषा पुस्तक योजना, है ना, उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल पुस्तकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। तो इसको आप एक थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। एक और बात जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कहा गया है, राज्यों के लिए निवेश प्रोत्साहन। 50 वर्षों की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को देने के लिए 1.5 लाख करोड़ का खर्च केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना, और ये 50 वर्षों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया जो है केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है इसका डाटा पूछ सकता है ना। नेक्स्ट है परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना। अब देखिए, परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना अगर सिंपल सा समझिएगा तो जो भी सरकार की परिसंपत्तियां हैं उसको मोनेटाइज करना, उसको अच्छे से उसका विकास करना है, कैसे कैसे उसको शुरू किया जाएगा। इसके लिए परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2021 में शुरू की गई थी, ये सफल रहा। इसको आगे बढ़ाते हुए 2025-30 के लिए द्वितीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना जो है शुरू किया जाएगा, जिसमें सरकारी भवन है, सरकारी जमीनें हैं, सरकारी बहुत सारी जगह है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, उसको पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, निजी क्षेत्र को देकर के, रेंटल देकर के, ये सारी चीजें जो देकर के कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, इसके लिए शुरू किया गया है ना। 10 लाख करोड़ का पूंजी निवेश किया जाएगा। इसमें 10 लाख करोड़ रुपए का पूंजी जुटाने का लक्ष्य है। ये बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि बहुत सारी सरकारी जमीन भवन ऐसे ही पड़े रहते हैं, उसका मोनेटाइजेशन हो जाए तो अच्छी बात है। तो सरकार ने ये योजना शुरू की है। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना पहला था 2021 में, दूसरा टारगेट है 2025 से 30, 25-26 के बजट में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है हमारा जल जीवन मिशन। आप सबको पता है बिहार सरकार की हर घर नल जल योजना है, उसी से प्रेरित होकर के भारत सरकार ने 2019 में ना जल जीवन मिशन शुरू किया। इसके तहत जो है टारगेट था कि 2024 तक भारत के हर कोने में हर घर को नल के थ्रू जल उपलब्ध कराया जा सके। यह लेकिन अभी ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है, 80% का ही लक्ष्य पूरा हो पाया है। तो इसका जो टारगेट है उसको बढ़ा दिया गया है और ये कर दिया गया है 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। पूरा हो जाए तो अच्छी बात है, हर घर में नल का जल इससे उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शहरी विकास। देखिए, शहरी विकास के लिए अर्बन चैलेंज फंड स्थापित किए गए। अर्बन चैलेंज फंड, जिसमें शहरों का बुनियादी ढांचों का विकास हो, शहरों का अच्छे से डेवलपमेंट हो जाए, इसी के लिए अर्बन चैलेंज फंड स्थापित किया गया है। ये जो चैलेंज फंड है 1 लाख करोड़ का है, 1 लाख करोड़ का ये अर्बन चैलेंज फंड है ना, इसको स्थापित किया गया है। इसको जो है 5 सालों में इसमें धीरे धीरे फंड दिया जाएगा और 2025-26 का जो बजट है
है ना, 2025-26 के बजट में इसके लिए जो पैसा उपलब्ध कराया गया है वो है 10,000 करोड़, है ना। 1 लाख करोड़ का फंड बनाया जाएगा, इसमें 10,000 करोड़ इस साल के बजट में दिया गया है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी सेक्टर पे फोकस इस बार मैंने बताया था कि एनर्जी सेक्टर पे फोकस सरकार ने किया। इसमें देखिए 2047 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल किया जाएगा। अभी हमारे परमाणु ऊर्जा क्षमता बहुत कम है ना। सरकार इसको फोकस कर रही है। सरकार बहुत सारे देशों के साथ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में, है ना, बहुत सारे समझौता किए हैं, है ना। इसका जो टारगेट है 2047 तक 100 गीगावाट एनर्जी का लक्ष्य रखा गया है। ये मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है, आप इसको थोड़ा सा बस पीटी फैक्ट्स के लिए इतना ही याद रखिएगा। नेक्स्ट है सामुद्रिक उद्योग। अच्छा, इसमें एक और है, स्मॉल मॉड्यूलर जो रिएक्टर है उसके लिए 20,000 करोड़ का आवंटन किया गया, है ना। सामुद्रिक उद्योग, है ना, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड जो है 50,000 करोड़ की निधि, है ना, इसमें इकट्ठा किया जाएगा। ध्यान एक चीज का रखिएगा, ये 25,000 जो करोड़ का जो फंड है स्टार्टिंग में था, इस फंड को बढ़ा करके अभी जो वर्तमान है उसको 70,000 करोड़ किया जा चुका है ना। लगभग 2.8, है ना, का लगभग 2.8 गुना अधिक इसका बढ़ाया गया है फंड को, मैरीटाइम डेवलपमेंट है। इसमें बंदरगाहों का विकास होगा, जहाज, है ना, जहाजों का विकास होगा, उसके लिए समुद्रिक जो उद्योग होंगे उसके लिए मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बजट में 25,000 करोड़ कहा गया, इसको बढ़ा करके 70,000 करोड़ किया जा चुका है। इसका 49% जो पैसा है केंद्र सरकार देगी और बाकी 51% जो पैसा है ना, पतन जो पोर्ट है या जो निजी क्षेत्र है उनसे इकट्ठा किया जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहां देखिए, कृषि एवं जैव विविधता। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों के साथ दूसरा जीन बैंक। देखिए, जो जो खाद्य पदार्थ हैं, जो पौधे हैं, है ना, इनका एक जीन बैंक स्थापित किया जा रहा है। ये जीन बैंक स्थापित कहां होगा इसके बारे में अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये भारत का दूसरा जीन बैंक होगा, जर्म प्लाज्म जीन बैंक होगा। जो प्रथम जीन बैंक कहां था, तो जो प्रथम जीन बैंक है ना, जीन बैंक है, ये जर्म प्लाज्म ऐड कर लेना, जर्म प्लाज्म जो जीन बैंक है ये बनाया गया है नई दिल्ली में। ये नई दिल्ली में बना है और ये 1996 में बना है। तो प्रथम जीन बैंक जो है 1996 में बना है। दूसरा जर्म प्लान जीन बैंक जो है 2025-26 के बजट में घोषणा किया गया है और इसका एग्जैक्ट जो है जगह कमिट अभी डिसाइड नहीं हुआ है, डिसाइड हो जाएगा तो आप देख सकते हैं, लेकिन बजट में चर्चा है तो इसको जरूर डिसाइड किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भूस्थानिक विकास, सॉरी राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन, नेशनल जियो स्पेटिशियल मिशन, है ना। जो पीएम गति शक्ति योजना था, पीएम गति शक्ति योजना नरेंद्र मोदी का बहुत अच्छा योजना माना जाता था। ये जो पीएम गति शक्ति है, इस योजना की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, इस योजना की शुरुआत 2021 में 13 अक्टूबर 2021 में नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। इसमें बुनियादी ढांचों का विकास था, भारत में लॉजिस्टिक्स का जो है इसको आगे बढ़ाना था। इन सबको लेकर के 100 लाख करोड़, है ना, 100 लाख करोड़ का एक योजना पीएम गति शक्ति लॉन्च किया गया। बहुत सारे एग्जामों में, मेंस में भी लगभग क्वेश्चन इससे आ चुका है। तो इसी के तर्ज पे, उसी के अधीन जो है ना, ये राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन इसको लॉन्च किया जाएगा, जिसमें जो हमारे देश में जो भी जगहें हैं, अर्बन जो शहरों का विकास है, शहरों का प्रबंधन है, डिजाइनिंग है, नियोजन है, ये सारी चीजें इसके तहत की जाएगी। तो इसको आप एक बार देख लेना। पीएम गति शक्ति जो मिशन है, ये जो 13 अक्टूबर 2021 को नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, इसमें 100 लाख करोड़ का, है ना, बातें कही गई थी। नेक्स्ट है भारतीय ज्ञान प्रणाली, ज्ञान भारतम मिशन। देखिए,
ज्ञान भारतम मिशन सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें हमारी पांडुलिपियां हैं, पांडुलिपियों का संरक्षण किया जाएगा, उसका दस्तावेजीकरण किया जाएगा और उसका संरक्षण किया जाएगा। इसमें लगभग 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को संरक्षित किया जाएगा। तो ज्ञान भारतम मिशन पांडुलिपियों से रिलेटेड है। पांडुलिपि जो लिखी जाती थी, भोजपत्र से हाथों से जो लिखी जाती थी, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह, भारतीय ज्ञान प्रणाली हेतु एकीकृत प्लेटफॉर्म, इसको ऐसे पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट है विकास का, देखिए तीसरा इंजन खत्म हो गया, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ किया जाएगा ये मैंने आपको बता दी। चौथा जो हमारा जो टारगेट है वो हमारा है निर्यात, है ना। निर्यात में को फोकस किया गया है। जब तक निर्यात नहीं होगा तब तक देश में, है ना, इनकम के स्रोत जनरेट नहीं होंगे, तो ये निर्यात को फोकस किया गया है। और इस निर्यात के लिए निर्यात संवर्धन मिशन लॉन्च किया जाएगा, है ना, क्षेत्रीय और मंत्रालय आधारित लक्ष्यों के साथ। निर्यात संवर्धन मिशन जो है, ये जो है निर्यात संवर्धन मिशन जो है 25,000 करोड़ का इसके लिए, है ना, 25,000 करोड़ का इसके लिए फंड इकट्ठा किया गया है। और इसका जो टारगेट है 2025 से 31 के बीच इसको लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य है भारत के निर्यात को बढ़ावा देना और 2030 तक $2 ट्रिलियन का निर्यात करना, है ना। उसी के लिए निर्यात को लेकर के है भारत ट्रेड नेट, है ना, ट्रेड नेट लॉन्च किया जाएगा, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान करना, है ना, डिजिटलाइज करना, इसके लिए भारत ट्रेड नेट लॉन्च किया गया है। इन सब का उद्देश्य है कि जो 2030 तक भारत का जो निर्यात है $2 ट्रिलियन तक करना, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना निर्यात होगा तो बहुत ज्यादा रोजगार का क्रिएशन होगा, इसमें सबको एमएसएमई सेक्टर का भी विकास होगा, है ना। नेक्स्ट ये डाटा आप याद रखिए। एफडीआई समझते हो, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। एफडीआई का मतलब, इसका एफडीआई होता है जो बाहर से हमारे देश में पैसे आते हैं, तकनीकी आती है, बहुत सारी चीजें आती है। तो एफडीआई जो है ना, बीमा क्षेत्र में एफडीआई 100% कर दिया गया है ना। बस इसके लिए टर्म एंड कंडीशन यही रखा गया है, कंपनियां संपूर्ण प्रीमियम भारत में निवेश करें तभी इसको, ठीक है। इसकी भी शुरुआत की गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट्स। अब एक नया इंडेक्स शुरू किया गया। देखिए, जब से नीति आयोग की स्थापना हुई है तो नीति आयोग जो है, आप सबको पता है, जो सहकारी संघवाद को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है, उसी को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस, है ना, इंडेक्स शुरू किया जाएगा। इसकी शुरुआत होगी, इसको शुरू करेगा नीति आयोग। और हमारे देश के जितने भी स्टेट हैं, 28 राज्य हैं, इन राज्यों में निवेश को आसान बनाना या निवेश तक जो पहुंच है, अगर किसी स्टेट ने इस पे काम किया है जहां इन्वेस्टमेंट अच्छे से आ सकता है, उसी के लिए एक रैंक जारी किया जाएगा। इस रैंक को 2025 से ही जारी किया जाएगा। इसका उद्देश्य होगा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, सारे स्टेटों के बीच, सारे राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, तो ताकि जो राज्य है अच्छे से अच्छे नीतियां बना सके, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वो अपना कदम उठा सके। इसी के लिए ये जो है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट्स 2025 नीति आयोग ने शुरू किया है। बहुत अच्छी कदम है, ये ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है जन विश्वास अधिनियम 2023 में एक जन विश्वास अधिनियम लाया गया था। इसमें 180 से अधिक कानूनी प्रावधान गैर आपराधिक बनाए गए थे। अब उसी का जन विश्वास जो विधेयक है 2.0 लाया जाएगा। इसमें 100 से अधिक, है ना, जो कानून है उसको गैर आपराधिक बनाने के बारे में बातें कही गई है। तो ये भी बात ध्यान रखिए। विनियामक सुधार, यही क्या मैंने बताया था कि जो पिलर्स थे उसमें भी था। सीमा शुल्क सुधार, सीमा शुल्क में जो सुधार है, टैरिफ 7 टैरिफ दरों को हटाने की बातें कही गई है। अब वर्तमान में जो टैरिफ की दरें हैं वो 8 बच जाएंगी। और जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं उस पे जो टैरिफ है 5% सीमा शुल्क की सूची में इसको शामिल किया गया। जीवन रक्षक दवाइयों पे 5% सीमा शुल्क की सूची में उसको शामिल किया गया, तो इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कर सुधार, नई कर संरचना। देखिए, जिस 2014 के बारे में बताएगा 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 19 में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 23 में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 25-26 में 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। जो टैक्स वसूला जाता है, ये है प्रत्यक्ष कर के लिए, है ना, प्रत्यक्ष कर के लिए, जिसको आयकर जिसको बोलते हैं हम लोग,
आयकर, प्रत्यक्ष कर में जो इनकम टैक्स है इसका स्लैब चेंज किया गया है ना। जो आयकर अधिनियम है ना, आयकर अधिनियम 1961 है ना, 1961 के तहत इसको जो टैक्स स्लैब है इसको बनाया गया है। इसमें जो 12 लाख का तक का इनकम है इसको टैक्स से छूट प्रदान की गई है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसमें 60,000 रुपए तक का, 60,000 जो रुपए है ना, इसको जो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87 है उसके तहत जो 60,000 रुपए है उस तक की जो टैक्स आप पे कीजिएगा वो वापस आ जाएगा। इसी पे हिसाब देखिएगा तो लगभग आप 12 लाख तक का कोई टैक्स पे करने की बात नहीं कही गई है। इसका उद्देश्य यही है, जो हमारे मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास को ध्यान में रखा गया था इस बजट में। ठीक है, नई कर संरचना देखिएगा, 0 से 4 लाख तक 0%, 4 से 8 लाख पे 5%, 8 से 12 तक 10% है ना, 12 से 16 तक 15%, 16 से 20% और 20 से 24 लाख तक 25% और ये 24 लाख से ज्यादा पर 30%। ठीक है, तो इसको आप एक कर संरचना याद रखिए कि 4-4 के गुणक में बढ़ रहा है, ये 5-5 के गुणक में बढ़ रहा है। 4-4 लाख बढ़ रहा है, उसमें 5-5% बढ़ रहा है ना। तो ये टैक्स स्लैब है। मेन क्लासेस होता तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता, मैं अभी थोड़ा सा इसको रोक देता हूँ क्योंकि समझने की टाइम नहीं है, बहुत लंबा टाइम जाता है इसमें। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। जो बजट है, हमारे देश का जो बजट है उसको कितने लाख करोड़ का है इसको एक बार देख लीजिए। इसका एग्जैक्ट फिगर मैं लिख देता हूं आपको। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर इसका क्या है तो 5.65 लाख करोड़ का इसमें छोटा सा बताया गया है, जो है 50,62,345 जो करोड़ है, इतने करोड़ का हमारा बजट बताया गया है। ठीक है ना। तो ये बजट को आप ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें इसमें जो प्राप्तियां हैं उसको आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है ना। ये पुराने बजट का है तो पुराने बजट को भी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। पहले बस याद रखिएगा, पुराने बजट का जो राजकोषीय घाटा था 4.8% था, इस बार थोड़ा सा 4.4 हो गया, मैं आगे बताऊंगा। तो ये जो एग्जैक्ट फिगर है इसके VVI मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। और BPSC यही सारे क्वेश्चन पूछता है, तो BPSC का लेवल भी वही है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्राप्तियां। देखिए यहाँ पे जो राजस्व प्राप्तियां हैं, राजकोषीय प्राप्त, ये पूंजीगत प्राप्तियां हैं, इसको मैं आगे मैं अच्छे से बता दूंगा, है ना। राजस्व प्राप्तियां का परसेंटेज है 67.53%, पूंजीगत प्राप्तियां हैं 32.47%। ठीक है, तो इसको ध्यान रखो, है ना। जो बाकी सब छोड़ो, ये जो घाटा है, ये घाटा आपको याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर डाटा इतना याद नहीं रख सकते हो आप, बस एक घाटे को आप याद रखना, जिसमें राजकोषीय घाटा जो है ये है 4.4%। मैं बता दूंगा आगे राजकोषीय घाटा क्या होता है, 4.4% है। दूसरा राजस्व घाटा 1.5% है, प्रभावी राजस्व घाटा 0.3% है और जो प्राथमिक घाटा है 0.8% है। यूपीएससी भी इस बार क्या किया था कि अलग ही टाइप का इसमें क्वेश्चंस बना के पूछा था, मैं उसको अभी बता दूंगा कि क्या क्या होता है, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, ये सारी चीजें। बस आपको डाटा याद रख लेना है। 4.4% राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा है 1.5%, प्रभावी राजस्व घाटा है 0.3% और जो प्राथमिक घाटा है ये है आपका 0.8%। इसके अलावा भी एक पार्ट है जिसको आप याद कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ये जो पार्ट क्या क्या है। ठीक है, इसमें आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो हमारा रुपया है, जो स्रोत है, आय का स्रोत जो है ये क्या क्या है ना, कि आप पैसा रुपया कहां से आता है। ये सबसे अधिक जो भारत का रुपये का जो स्रोत है वो है उधार, है ना। भारत का सबसे अधिक जो रुपये का स्रोत है वो उधार एवं अन्य देयताएं, है ना। उधार एवं अन्य देयताएं का इसमें हिस्सेदारी है लगभग 24%। 24% हमारा जो पैसा है, आय का स्रोत है, उधार है ना। दूसरा इसमें आय का स्रोत है वो है आयकर, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का हिस्सेदारी लगभग 22% है। तीसरा जो हमारा आय का स्रोत है वो है जीएसटी। जीएसटी की हिस्सेदारी आप देखिएगा तो लगभग इसमें 18% हिस्सा जीएसटी का है।
चौथा हिस्सेदारी आप देखिएगा तो इसमें निगम कर है, जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जो क्लासेस किए होंगे उनको पता होगा, है ना। निगम कर की हिस्सेदारी, ठीक है, 17% है। तो ये जो हमारा आय का स्रोत है यहाँ पे है। एक और चीज मैं इसमें आपको बता दूं, जो हमारा खर्च है, खर्च में यहाँ दूसरे कलर में लिख देता हूं, जो बजट में जो खर्च है वो खर्च सबसे अधिक किस पे होता है। तो पहले क्या होता था कि सबसे अधिक पैसा उधार से आता था और ब्याज पे, सबसे अधिक पैसा ब्याज पे जाता था, लेकिन इस बार मामला चेंज हो गया है। इसमें जो है पहला जो सबसे अधिक खर्च है करों एवं, कर मतलब टैक्स, शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी, है ना। करों और शुल्कों में जो राज्य की हिस्सेदारी है ये सबसे अधिक इस बार वेटेज रखी है। लगभग 22% जो पैसा है स्टेट को दे चला जाता है, जो भी सेंटर का पैसा होता है। दूसरा आप देखिएगा, दूसरा जो हमारा है ब्याज का भुगतान, है ना। ब्याज का भुगतान जो है इसमें भी हमारा लगभग आप देखिएगा 20% पैसा ब्याज के भुगतान में चला जाता है। तीसरे स्थान पे अगर आप देखेंगे तो तीसरे स्थान पे जो है ना, तो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, उसमें पैसा चला जाता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, पैसे का आने का स्रोत और जाने का स्रोत आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 1 2 3 4 है ना, ये सब आप ध्यान रखिए। तो ये हो गया हमारा जो बजट है, जो भी इंपॉर्टेंट एरिया था। तो भारत का जो केंद्रीय बजट है उसको मैंने आपको यहाँ पे करा दिया, है ना। बिहार बजट ही हम लोग अभी आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।